इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आज कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में समझेंगे। बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ की तरफ कि आप बाइनरी ऑपरेशंस बहुत अच्छे से पढ़ें। एंड रिलेशन फंक्शंस का ये लास्ट चैप्टर होता है, बट मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर भी कर दूंगा कि फंक्शंस क्या है। सो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी पॉइंट या कुछ भी ऐसी चीज़ जो मिस आउट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सो गाइज ध्यान दीजिएगा और जल्दी से जल्दी आ जाइए, फॉलो करना शुरू कर दीजिए एंड देन इसको शेयर भी कर दीजिए। आज का हमारा जो है वो हम रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, उसमें बाइनरी ऑपरेशन। मेरा नाम उत्कर्ष गौरव है, मैं पास्ट 7 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में। एंड अगर आप मेरा नाम यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। अराउंड 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, 1000+ वीडियोज़ हैं मेरे यूट्यूब पे। सो एंड यस, इससे पहले मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर काम कर चुका हूँ। एंड एसएससी सीजीएल के थ्रू मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। एंड देन उसके बाद आई लेफ्ट द जॉब एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। बहुत टाइम से हो गया है पढ़ाते हुए एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने हेल्प करी है। सो दिस इज़ माई इंट्रो। प्लीज़ गाइज फटाफट आ जाइए एंड देन वी विल बिगिन। शुरू कर देंगे अपना सेशन हम। चलिए बातें करते हैं, थोड़ी सी आपको चीज़ों के बारे में बताना शुरू करता हूँ। जब हम क्लास की किसी क्लास के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम ऐसी किसी क्लास के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो क्लास ऐसा है कि मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 12th क्लास के बाद हम कहाँ सीधे आईआईटी जेईई जाते हैं या फिर ग्रेजुएशन करने अपना चले जाते हैं। तो जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं ना कि कुछ ऐसी क्लास जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा से हेल्प करेंगे। सो उन चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे और उन चैप्टर्स को आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं। एंड नई चीज़ें उसमें बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आ जाइए फटाफट एंड देन शुरू कर जाते हैं अब अपना सेशन। चलिए कुछ पढ़ते हैं यार रिलेशन फंक्शंस के बारे में। उससे पहले यार कुछ पजल्स सॉल्व कर लेते हैं। मैं बहुत सारी आज पजल्स लेकर के आया हूँ आपके लिए। एंड ये पजल्स ऐसी होंगी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पजल होंगी, और ये पजल कुछ ऐसी हैं जो आपका थोड़ा सा आपको सोचने में मजबूर करेंगी, थोड़ा सा आप सोचेंगे कि कैसे करें, किस तरीके से करें। तो ये वाली पजल को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा एंड सोचने की कोशिश करिएगा। उसके बाद तो मैं हूँ ही, मैं तो आपको वे बताऊंगा ही बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ओके चलिए शुरू कर देते हैं। आपको पता है क्या मैथ्स एनर्जी सेव करने में भी हेल्प करता है? जितनी भी एनर्जीज है, आई मीन आप सोच सकते हैं कि टाइम बचा रहा है आपका, एनर्जी सेव कर रहा है। ये मैथ का बहुत बड़ा पार है कि हम मैथ्स की वजह से एनर्जी भी सेव कर सकते हैं ना। अगर मैं बात करूं कि सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक पैन है, ठीक है। ये एक पैन है, जैसा कि आप लोग पबजी में पैन देखते होंगे, कुछ इस तरीके का होता है। आई गेस कुछ इस तरीके का होता है। तो पबजी में आप लोगों ने पैन जरूर देखा होगा, ठीक है। अब ये जो पैन है ना, इसमें हम 2 ब्रेड स्लाइसेस एक समय में फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रेड स्लाइस है, इनका एक तरफ का मतलब अगर मैं बात करूं, ये ब्रेड स्लाइस है ना, तो इसकी इस तरफ जो है, इसको फ्राई करने में, मेरा एक साइड फ्राई करने में 1 मिनट जाता है। तो अगर मेरे पास में 3 ब्रेड स्लाइसेस हैं, अगर मेरे पास में 3 ब्रेड स्लाइसेस हैं, तो ये बताइए एटलीस्ट कितना समय जाएगा इन तीनों ब्रेड स्लाइसेस को फुली फ्राई करने में, ठीक है। फुली फ्राई करने में कितना समय जाएगा? क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आप सभी के लिए, एंड होपफुली आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। ओके फिर से बताता हूं। मैथ्स जो है आपकी एनर्जी सेव करने में हेल्प करता है, एंड इस प्रॉब्लम के थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे मैथ्स एनर्जी सेव करने में हेल्प करता है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक पैन है, जैसा कि आप पबजी में पैन देखते हैं वैसा एक पैन है। उस पैन में ज्यादा से ज्यादा एक समय पर हम क्या कर सकते हैं, 2 ब्रेड स्लाइसेस को फ्राई कर सकते हैं एक साथ। ज्यादा से ज्यादा उस पैन में 2 ब्रेड स्लाइसेस आ सकती हैं, ठीक। नाउ अब एक समय में ब्रेड स्लाइस का 1 मिनट की बात हो रही है, 1 मिनट में ब्रेड स्लाइस का एक तरफ का ही फ्राई होता है सिर्फ,
तो अगर मुझे 3 ब्रेड स्लाइसेस, ठीक है, 3 ब्रेड स्लाइसेस अगर मुझे फ्राई करनी है, तो और वो भी फुल फ्राई करनी है, तो कितना समय जाएगा? ओके, बताइए गाइस। एंड इस पजल के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनेंगे, एंड देन उसके बाद हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। तो प्लीज गाइस ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिए बताने की। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं मेरा। ठीक है, फुल फ्राई करने में मुझे ये 3 ब्रेड स्लाइसेस कितना समय चला जाएगा? ओके, फटाफट बताते जाइए। कम ऑन गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा कोशिश करिए, कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आई होप आप सभी को आंसर मिल जाएगा। आइए मैं बताता हूं आपको, ठीक है, समझते हैं। अब देखिए जरा, मेरे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अच्छा, जो मैक्सिमम लोग होंगे ना, उनका आंसर आया होगा 4 मिनट का, लेकिन ये आंसर गलत है। मैं इससे भी कम टाइम में आपको ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई करके बता सकता हूं। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ये जो मेरा पैन है, इसमें 3 ब्रेड हैं, ये 3 ब्रेड हैं। इन तीनों ब्रेड का मैं एक नाम रख देता हूं। ये वाली ब्रेड मेरी ए है, ये वाली ब्रेड मेरी बी है, और ये वाली ब्रेड मेरी सी है। ठीक है, ये 3 ब्रेड है मेरे पास में, ए, बी और सी। अब मैंने क्या किया, मैंने पैन लिया, ठीक है, ये मेरा पैन हो गया, और इस पैन में मैंने क्या किया, ए वाली ब्रेड और बी वाली ब्रेड को रख दिया। ये ए ब्रेड है, ये बी ब्रेड है। ये मेरा क्या है, स्टेप 1 है। ओके, अब क्या होगा, 1 मिनट देंगे। 1 मिनट के बाद जो ए वाली ब्रेड है, उसका जो नीचे का सिरा होगा, जो जो ऑयल में की तरफ होगा, वो फ्राई हो चुका होगा, और बी वाली ब्रेड के साथ भी यही हो चुका होगा। ए वाली ब्रेड का जो साइड होगा, एक साइड, वो पूरा फ्राई हो चुका होगा। बी वाली ब्रेड के साथ भी ऐसा हो चुका होगा कि बी वाली ब्रेड का भी एक साइड फ्राई हो चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, बी वाली ब्रेड को बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा स्टेप 2 है। ये स्टेप 2 1 मिनट के बाद आएगा। 1 मिनट तक मुझे स्टेप 1 करना था, ठीक है। अब मैंने बी वाली ब्रेड को बाहर निकाल लिया और यहां पर सी वाली ब्रेड डाल दी। बी वाली ब्रेड बाहर निकल गई, और ए वाली ब्रेड को मैंने क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया, मतलब उसको पलट दिया। ए वाली ब्रेड को पलट दिया है, कर दिया, पलट दिया। नाउ ये वाला साइड तो फ्राई हो चुका था, अब दूसरा वाला साइड ए वाली ब्रेड का फ्राई हो रहा है, और सी वाली ब्रेड का एक साइड फ्राई हो रहा है। जो मेरी बी वाली ब्रेड अब बाहर आ चुकी है, उसका पीछे वाला साइड, यानी एक तरफ का साइड, उसका फ्राई हो चुका है। स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद 1 मिनट के बाद मैंने क्या किया, ए वाली ब्रेड को बाहर निकाल लिया, बिकॉज ए जो ब्रेड है मेरी, वो क्या है, पूरी तरीके से फ्राई हो गई है, फुल फ्राई हो गई है, हो गई, ठीक है। ये जो मेरी ब्रेड है, ये फुल फ्राई हो गई, कौन सी, ए वाली ब्रेड। अब मैंने क्या कर दिया, बी को इसमें डाल दिया पलट कर। क्या, बी को डाल दिया इसमें पलट कर, क्योंकि बी का एक साइड बचा हुआ था जो कि फ्राई नहीं हुआ था। तो मैंने क्या कर दिया, बी को इसमें डाल दिया पलट कर। अब उसके बाद मैंने क्या किया, सी वाली ब्रेड को फ्लिप कर दिया। ये मेरा कौन सा है, स्टेप 3 है। कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 3। यानी मैंने क्या किया, स्टेप 1 में 1 मिनट तक ए और बी को फ्राई किया, स्टेप 2 में बी को बाहर निकाला, सी को डाल दिया, ठीक है, और ए को पलट दिया। स्टेप 3 में क्या किया, बी को मैंने पलट कर डाला और सी को पलट दिया। अब मेरा क्या हुआ, 3 मिनट में ये तीनों ब्रेड मेरी फुली फ्राई हो गई, हो गई। यानी ये 4 मिनट नहीं लगा, 3 मिनट में ही काम हो गया। तो जो काम करने में 4 मिनट या 5 मिनट या 6 मिनट आपको लग रहा था लगेगा, उस काम को करने में अब क्या है, आपको कितना समय लगेगा, सिर्फ 3 मिनट लगेगा। क्या यहां पर बात सभी को समझ में आ गई है? बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर 4-5 मिनट आएगा कैसे। आप लोगों का थिंकिंग प्रोसेस, जिन लोगों को कुछ नहीं समझ में आया होगा, उनके लिए मैं बाकी लोगों का थिंकिंग प्रोसेस एक बार बताने की कोशिश करता हूं।
ये मेरे पास में एक पैन है, मैंने इसमें ब्रेड, एक ब्रेड और दो ब्रेड रखी है। ये ए वाली ब्रेड है, ये बी वाली ब्रेड है। 1 मिनट में एक साइड फ्राई हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों ब्रेड को पलट दूंगा। अब मेरी क्या हो गई, ये दूसरा मिनट है, यानी ए वाली ब्रेड और बी वाली ब्रेड को पलट दिया है मैंने। अब मैंने क्या किया, ये दोनों ब्रेड फुल फ्राई हो गई, तो सी वाली ब्रेड को 1 मिनट और हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, ए वाली ब्रेड और बी वाली ब्रेड को क्या कर दिया, फ्राई कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, ए वाली ब्रेड और बी वाली ब्रेड को फ्राई कर दिया। अब मैं सी वाली ब्रेड को डाला पैन में और इसका एक तरफ फ्राई किया जिसमें 1 मिनट लगा, फिर इसको फ्लिप कर दिया सी वाली ब्रेड को और उसमें 1 मिनट और लगा। यानी मिनिमम से मिनिमम समय जो लगेगा वो 4 मिनट लगना ही लगना था, लेकिन जो मेरा तरीका है उसमें सिर्फ आपको कितना लगा है, 3 मिनट लगा है। बोलो पजल अच्छी लगी, समझ में आया, क्लियर है सबको? आई होप सबको मेरे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है गाइस, आई होप सभी को समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर है। ओके, नाउ एक स्टोरी सुनते हैं एंड देन फिर हम अपना नेक्स्ट चीज़ों पर चलते हैं, आगे की बात करेंगे। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि एक बार एक ऑफिस में बॉस जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था कि अपने एम्प्लॉय से कि मुझे ऐसा आउटपुट नहीं मिल रहा है जैसा आउटपुट मुझे मिलना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को लगता था, जैसे आप सभी स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं, कुछ लोग ऑफिस में जॉब करते होंगे, तो लगता क्या था कि बाकी लोगों को कि यार हम अच्छा सा काम कर रहे हैं और बॉस कभी अप्रिशिएट नहीं करता। ठीक, तो बॉस ने बोला, एक दिन सबकी डेस्क पे, नेक्स्ट डे सुबह हुई, एक दिन सबकी डेस्क पे एक लेटर पड़ा हुआ था और उसमें बॉस ने बोला था कि अगर आपको इस कंपनी का सीईओ बनना है तो आप कल मुझे, ठीक है, वो एक प्लेस, उसने प्लेस का नाम बताया, वहां पर मिलना है अगर आपको कंपनी का सीईओ बनना है। ठीक है, सब लोग उस जगह पर जाकर पहुंचे तो वहां पर बड़ा सा बोर्ड, जैसे ही सब लोग पहुंचे वहां पर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था कि एक एक करके आप एंटर करिए। तो वो उस बोर्ड में क्या हुआ था, एंटर कर रहे थे लोग तो उनको दिखा कि आपके ऊपर जो भी आदमी आपसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा था वो मर गया है, आपसे ज्यादा। अब आपका रास्ता एकदम क्लियर है और अब आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक, सब लोग बहुत खुश हो गए, एक एक करके वो लोग जाने लगे, बार बार वो सोच रहे कि ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। सब लोग यही सोच रहे थे कि यार उनके लिए ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि मेरे से जो अच्छा काम कर रहा था या जो मेरे से आगे था वो मर गया है, अब उसकी डेथ हो गई है और अब मैं क्या है, अब मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं सीनियर पोस्ट पे बन जाऊंगा। सभी लोग बड़े खुश हो गए। अब वो उस डोर से जो अंदर जाकर पहुंचे तो वहां पर देखा उन्होंने एक बड़ा सा, क्या बोला था, कॉफिन पड़ा हुआ था। ठीक, कॉफिन का मतलब समझते हैं ना, कि ताबूत जिसको बोलते हैं। तो बड़ा सा कॉफिन पड़ा हुआ था। सभी को बॉस दिखे, सब बहुत खुश हुए बॉस को देख करके। सबने बोला कि बॉस, अभी तक हम बॉस को गालियां देते थे, अभी तक हम सोचते थे कि यार वो हमारे काम को अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि अब वो हमारे काम को अप्रिशिएट भी करता है और हमें तो अब प्रमोशन भी मिल रहा है। ठीक है, और इस बीच में सबने जाके बॉस से बात करी। बॉस ने कहा कि अब देखो तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, कम से कम उस आदमी से जाके मिल तो लो। ठीक है, उसका मतलब अगर उसकी डेथ हो गई है तो जाके उससे मिल तो लो। अब एक एक करके लोग कॉफिन के पास में जाने लगे। जैसे ही कॉफिन के पास में लोग जाते, उनका मुंह उतर जाता और वापस चले आते। ऐसा बार बार होने लगा, बार बार होने लगा कि जैसे ही लोग कॉफिन के पास में जाने लगे उनका मुंह उतरने लगा, फिर वापस आ जाते थे, सर झुकाकर नीचे चले आ रहे थे। काफी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि ऐसा था क्या। आप क्या समझते हैं कि उसमें था क्या? उसके अंदर मिरर लगा हुआ था। तो ये स्टोरी से हमको, ये जो स्टोरी है ये हमें ये बताती है कि सिर्फ आप ही हैं आपका कंपटीशन, और कोई आपका कंपटीशन नहीं हो सकता। अगर आपको कोई पीछे कर रहा है तो वो आप कर रहे हैं, अगर आपसे कोई आगे निकल सकता है तो वो आप निकल सकते हैं। आपके लिए ये जो वर्ड है ना, इसमें यार हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ना अपने आप को रिलाई कर लेते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ये हो आगे निकल गया है, कंपैरिजन करने लगते हैं कि यार ये तो यहाँ पहुँच गया, मैं तो अभी यहीं पे हूँ।
ये इतने रुपए कमा रहा है, मैं तो अभी इतना ही पे ही हूँ। तो आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, और कोई आपका कंपटीशन नहीं हो सकता। और जिस दिन आप रोज अपने आप को बीट करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे। कि कल के दिन जैसा मैं था, कल का दिन निकल गया, आज मैं उस दिन जैसा नहीं रहूंगा, आज उस दिन से बेटर जाऊंगा। और नेक्स्ट डे फिर से ये सोचेंगे कि कल का दिन निकल गया, आज उस दिन से एक स्टेप एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी जानते होंगे ड्वेन जॉनसन को, द रॉक, ड्वेन जॉनसन। द रॉक के बारे में आप सभी ने सुना होगा, मूवी सुपरस्टार है, हाईएस्ट पेड, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सुपरस्टार्स हैं अभी इस टाइम पे हॉलीवुड के। लेकिन जब रॉक, अगर मान लें कि स्टार्टिंग में उन्होंने करियर कहां से शुरू किया था पता है आपको? रग्बी से। रग्बी से उन्होंने फुटबॉल, जो यूएस में उसको फुटबॉल बोलते हैं, ठीक है, तो वहां से उन्होंने वो करियर शुरू किया। एंड जब वहां से उन्होंने वो करियर शुरू किया, उसके बाद वो WWE में आए, एंड फिर वहां से उन्होंने अपना आगे जो भी अचीवमेंट है हॉलीवुड में आए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जब वो रग्बी खेलते थे तो उनको बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी। नाउ क्योंकि वो अच्छा खेलते थे तो उनका बाहर सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन वहां पे जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं शिफ्ट कर जाता हूँ, यहाँ पर इतना ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लग रहा है, वंस एक बार मैं शिफ्ट कर जाता हूँ। जब वो नई सिटी में जाकर पहुंचे तो उनके पास बहुत कम पैसे थे, कहीं पर रेंट पे भी नहीं रह सकते थे वो, इतने कम पैसे थे। बट उन्होंने एक ही चीज डिसाइड करी कि मैं जब खड़ा होता हूं ना तो मेरे पीछे एक वॉल है, और वो रोज आना वॉल है। वो रोज मेरी जो पीठ के पीछे है ना, वो एक वॉल ही है, और जितना मैं आगे चलता जा रहा हूं वो वॉल भी मेरे साथ में आगे चलती जा रही है। कि अब मैं उस वॉल से पीछे नहीं जा सकता, मैं उस वॉल से अब वापस नहीं जा सकता, वो वॉल आगे बढ़ के आ गई है। अब मेरा एक ही डायरेक्शन है और वो है फॉरवर्ड। तो अगर मुझे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, वरना नहीं बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो वॉल है, मैं रुका रहूंगा तो वहीं पे रुकी रहेगी, और जब मैं आगे बढ़ता रहूंगा तो मेरे साथ आगे बढ़ती जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोलूंगा आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मतलब बीज मंत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसको बनाकर रख लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, कि आज आप जैसे भी हैं, जिस भी चीज में हैं, नेक्स्ट डे जो आने वाला है, टुमारो, आप आज की तरह नहीं रहेंगे, कुछ उससे बेटर रहेंगे। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे रहेगा तो आप पुराने जैसे नहीं रहेंगे, उससे बेटर रहेंगे। और डे बाय डे अगर आप ऐसा करते चले गए तो सक्सेस, मेरी गारंटी ले लीजिए कि आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, लेक्चर बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं, एक नई पजल करते हैं और देखते हैं कौन पजल का आंसर कर पाएगा। सब लोग रेडी हैं? चलिए, नई पजल आ गई। मैं हिंदी में सबको समझा देता हूं, जो भी पजल देख रहे होंगे लोग। होता क्या है यार, कि आप लोगों ने ये वाली क्लॉक जरूर देखी होगी, ये जो क्लॉक है ना, इसको आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ये क्लॉक जो है, ये क्या होती है कि हर घंटे, जैसे मान लीजिए कि 1 बजा, जैसे 1 o'clock हो रहा हो, तो ये जो बर्ड है ना वो एक बार बोलती है। 2 o'clock हो रहा हो तो 2 बार बोलती है। 4 o'clock हो रहा हो तो 4 बार बोलती है। 5 o'clock हो रहा हो तो 5 टाइम्स बोलती है। ऐसा ही तो चलता रहता है। अब है क्या इसमें, कि ये जो 4 o'clock, मतलब जितना समय लग रहा है उस समय की बात हो रही है, कि ये जो टाइम हो रहा है ना, इन सब में जो समय लग रहा है इनको, ये समय किसका लग रहा है? मतलब दो रिंग के बीच में 2 सेकंड का समय लग रहा है। दो रिंग के बीच में 2 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये 2 बजा ना, तो इस इन दोनों के इसमें होने में जो दो रिंग बजती है, पहली रिंग 2 बजने पे हुई, फिर उसके बाद दूसरी रिंग बजी, इसके बीच में ना इवनली 2 सेकंड का समय जा रहा है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए, जब 12 बजेंगे और ये वॉल क्लॉक जो है वो 12 बार बजेगी, 12 o'clock पर अगर ये 12 टाइम्स बजती है, तो कितने सेकंड लगेंगे इसको, कितने सेकंड तक पूरा कंप्लीट 12 जो 12 बार बजनी है, ये कितने सेकंड में हो जाएगा काम? ये पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? होपफुली आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और फिर से मैं कोशिश करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझाने की।
कोई भी आप नॉर्मल क्लॉक ले लीजिए जो रिंग करती है हर आवर, एवरी आवर रिंग करती है। 1 बज रहा हो तो 1 बार, 2 बज रहा हो तो 2 बार, 3 बज रहा हो तो 3 बार, 4 बज रहा हो तो 4 बार, ऐसे। अब ये बोला गया कि ये जो क्लॉक है ये हर 2 बेल के बीच में 2 सेकंड का समय लेती है। तो ये बताइए कि अगर 12 बजे हैं और 12 बार रिंग करेगी, 12 बार बजेगी, तो ये 12 बार बजने में कितना समय लगेगा? ये 12 बार बजने में कितने सेकंड्स या कितने समय लग गया? आई होप सभी का आंसर 24 सेकंड आ रहा होगा। आई होप इससे ज्यादा तो नहीं आ रहा होगा। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो दिक्कत वाली बात है, और 24 सेकंड आ रहा है तो वो भी गलत है। ध्यान दीजिएगा, सोचिए, थिंक अबाउट इट। ठीक है, क्लियर? ओके, सोचिए कैसे हो रहा है। कम ऑन गाइस, थिंक अबाउट इट। अब मैं आपको आंसर बताता हूं और प्लीज ध्यान से देखिएगा क्या है आंसर। ओके, ध्यान से देखिएगा आंसर क्या है। इसका आंसर है 22 सेकेंड्स। कैसे? जब ये 12 बार बज रही है तो इसके बीच में इंटरवल जो है वो 11 ही है। ठीक है, 2 बार बजती है तो 2 घंटियों के बीच में समय जो लग रहा है वो 2 सेकंड का है। यानी एक ही बार, वो जो इंटरवल है वो एक ही बार का है। समझ रहे हैं इस बात को कि इंटरवल जो है वो एक ही बार का है। तो उसकी बात कर रहे हैं हम कि ये जो इंटरवल है वो एक बार का है। एक बार के इंटरवल की बात हो रही है। इसका मतलब 12 टाइम्स बजने में 11 इंटरवल्स आ गए, और एक इंटरवल में तो 2 सेकंड का समय लगता है। तो आंसर कितना हो गया? 22 सेकंड्स का। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इसके बाद और पजल्स बीच बीच में हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, क्लियर? आ गए हम टॉपिक के ऊपर। जब हम बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशंस की, जब हम समझ रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है। ओके, नाउ बाइनरी ऑपरेशन से आप समझते क्या है? बचपन से लेकर अभी तक हम बाइनरी ऑपरेशंस ही करते आ रहे हैं। हमने प्लस कर दिया, माइनस किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, ये सब मेरा बाइनरी ऑपरेशन का ही हिस्सा है। ये सारे ऑपरेशंस जो हैं ये बाइनरी ऑपरेशन ही हैं। अगर मैं दो नंबर्स को ऐड कर देता हूं तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मैं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन ही है। अगर मैं दो नंबर्स को डिवाइड कर देता हूं तो ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन ही है। अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये भी मेरा बाइनरी ऑपरेशन ही है। तो ये जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, इन सब को बाइनरी ऑपरेशन के टर्म्स में बोला जाता है। अब बाइनरी ऑपरेशन के कुछ रूल्स हैं, उनको जरा समझिएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। कुछ रूल्स, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख रखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो आप अब इसका आंसर कैसे देंगे? आप बोलोगे सर 6 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि हो गया 24। बहुत सारे लोग ये भी करेंगे कि 4 को 3 से फिर 2 को। ये तो अब हम करने लगे हैं क्योंकि अब हमें पता है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या है, 12 है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईजी हो जाएगी चीज़ें। लेकिन कभी भी हम बचपन में जब हमने शुरुआत में ये बाइनरी ऑपरेशंस सीखे थे तो ये क्या होते थे, एक तरफ से चलना शुरू होते थे। पहले हम 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में करते थे, या फिर मैं कह सकता हूं कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ में करते थे। जो आंसर आया उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता था, तो ये मेरे पास में आंसर टोटल आ जाता था। यही करते थे। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं और फंक्शंस में बाइनरी ऑपरेशंस की बात करते हैं तो फंक्शन में भी बाइनरी ऑपरेशन यही चीज बोलता है हमें। क्या चीजें बोलता है जरा समझिएगा। जब हम फंक्शंस की बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन में, तभी भी हमें 1 बाई 1
एक एक स्टेप लेकर के चलना होता है और शुरुआत से लेकर मतलब एक तरफ से शुरुआत से लेकर एंड तक जाना होता है। ठीक है, तो जो मेरा स्टार्टिंग होगा उस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड तक आना है। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लेमैन लैंग्वेज में मैंने समझाने की आपको कोशिश करी है कि फंक्शन में बाइनरी ऑपरेशंस का हेल्प क्या होती है, फंक्शंस में बाइनरी ऑपरेशन की मदद क्या होती है, इन चीजों को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आइए थोड़ा डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं और दिया क्या हुआ है समझते हैं। बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं कि सेट ऑफ कैलकुलेशन जिसमें दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं। मैंने यही बताया कि भाई 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते हम ना कि 2 और 3 और 4 एक साथ हम बोल दें। तो हमें पता है ये आंसर, लेकिन पहले हम तो यही करेंगे और फिर उसके बाद आएंगे, या पहले हम यही करेंगे और फिर इसके बाद इसके ऊपर आएंगे। मतलब एक तरफ से चलेंगे ना, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब कह रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन अगर क्या होता है, इससे हम डिनोट कर रहे हैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट ए का है तो फंक्शन क्या। अब देखिए जरा, मैंने यहां पर अब मैं आपको ये और इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है आर। सेट के बारे में मैंने पुरानी बहुत सारी क्लासेस में आपने समझाया है, आप लोगों को होपफुली वो चीज़ें पता होंगी कि सेट क्या है, रिलेशन क्या है, फंक्शंस क्या है। ये चीज़ें फंक्शंस में आज भी आपको समझा दूंगा थोड़ा सा, लेकिन सेट और रिलेशंस में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, तो पुरानी क्लासेस चेक जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई सेट है रियल नंबर्स का, ठीक, और अगर मेरे पास दूसरा सेट है रियल नंबर्स का। अब इसमें से मैंने एक उठाया, इसमें से मैंने दो उठाया और मल्टीप्लाई का बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया। जो बाइनरी ऑपरेशन लगाया वो क्या है, मल्टीप्लाई का है। अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूं तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा बेटा, जो रिजल्ट आ रहा है वो भी तो क्या रियल नंबर का पार्ट नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ सर, रियल नंबर का ही पार्ट है। तो फंक्शन हमें यही चीज सिखाने की कोशिश करता है। क्या सिखाने की कोशिश करता है कि अगर मैंने किसी सेट से लिया ए से कुछ नंबर या एक एलिमेंट उठाया, तो जो बाइनरी ऑपरेशन के बाद रिजल्ट आएगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, या फिर ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये ए क्रॉस ए मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपको पहले पढ़ाया है, पुरानी क्लासेस जरूर देखिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, फंक्शंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि यहां पर बाइनरी ऑपरेशन में क्या ना, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता ही नहीं फंक्शन क्या है, तो आप कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को कैसे समझ पाएंगे? तो हल्का सा जिस्क लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, ये वाली चीज़ मैं पुरानी क्लास में बता चुका हूं। दो जो बच्चे आज पहली बार मेरी क्लास में आए हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो वो अच्छे से समझ लें। ठीक है, फंक्शन को मैं कैसे समझाता हूं कि मैंने मान लिया कि एक जूसर है मेरे पास में। ठीक है, क्या है भाई, एक जूसर है मेरे पास में, यानी ये मान लिया कि ये मेरी मिक्सी है जो एक जूसर का काम कर रही है। ठीक है, ओके, समझ गए इस बात को? अब मैंने क्या किया, इधर से मैंगो डाला है और उधर से मुझे आउटपुट मिला मैंगो जूस का। क्या मिला? मैंगो जूस का आउटपुट मिला। तो मतलब मेरा एक इनपुट है, कुछ फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और उसके बेसिस पे मुझे क्या मिला, आउटपुट मिला। ठीक है, क्लियर? ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रही होगी ये वाली चीज। ओके, ठीक है, क्लियर? नाउ अगर बताइए, आप लोग एक आंसर दीजिए मुझे कि अगर मैं बनाना यहां से डालता हूं तो क्या मुझे मैंगो जूस मिलेगा? सोचिए, अगर मैं बनाना डालता हूं तो क्या मुझे मैंगो जूस मिलेगा? बताओ, सोचो जरा, सोचो जरा। नहीं मिलेगा, क्लियर है ना? तो मेरे ये जूसर का काम क्या है? क्या है मेरे जूसर का काम?
मेरे जूसर का फंक्शन है जूस निकालना, ठीक। और जैसा मेरा इनपुट आएगा वैसा मेरा आउटपुट आएगा। क्या अच्छा इस जूसर में मैं कोई भी इनपुट डाल दूं तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा? समझ बताओ, बोलो जरा। अगर मैं कोई भी इनपुट डाल दूं तो क्या मुझे आउटपुट मिल जाएगा? जरा समझिए, बताइए। क्या अगर मैं कोई भी इनपुट डाल दूं तो क्या मुझे आउटपुट मिल जाएगा? ठीक है, बताओ, क्लियर। एक बार सोचो कि अगर मुझे, मैं कोई भी इनपुट, मान लो अगर मैं क्या करता हूं, इसमें डायमंड डाल देता हूं, ठीक है। अगर मैं इसमें डायमंड डाल देता हूं तो क्या मुझे आउटपुट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं डायमंड डाल देता हूं तो भाई ये फंक्शन मेरा खराब हो जाएगा, ये जूसर मेरा खराब हो जाएगा। क्योंकि ये जूसर जो बना है ये तो जूस निकालने के लिए बना था, किसी भी चीज के लिए थोड़ी ना बना था। तो इसका मतलब मेरा इनपुट जो है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। और आउटपुट मेरा क्या है, इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा मैं इनपुट डालूंगा वैसा मुझे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब देखो, मैंने ये वाली चीज भी बताई कि मैंगो जूस पे मैंगो जूस, मैंगो पे मैंगो जूस, बनाना पे बनाना जूस, पोमोग्रेनेट पे पोमोग्रेनेट जूस, यानी अनार पे अनार का जूस, आम पे आम का जूस, संतरे पे संतरा का जूस, यही तो मिल रहा होगा, मेरा जूसर यही काम कर रहा होगा, ठीक है। यानी अब हम आ जाते हैं फंक्शन की मैपिंग के बारे में बात करते हैं। और मैपिंग क्या होती है फंक्शन की? ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि कभी भी कोई भी फंक्शन हो उसमें क्या हो सकता है कि इनपुट के दो लोग एक आउटपुट तो दे सकते हैं। यानी हो सकता हो कि मैंने क्या कर दिया हो, माजा डाल दिया हो, उसमें बर्फ डाल दी हो, तो मैं उसको भी बोल दूं कि मेरा वो क्या है, मैंगो जूस है। और मैंने मैंगो डाला हो और बर्फ डाल दी हो तो वो भी मेरा मैंगो जूस हो जाएगा। लेकिन मैंगो डालने पर मुझे बनाना और मैंगो दोनों का जूस नहीं मिल सकता। यानी एक इंसान की एक इमेज हो सकती है, दो लोगों की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक पर्सन की दो इमेजेस नहीं हो सकती, एक आदमी दो आउटपुट नहीं दे सकता। बात क्लियर? इसको मैप से समझते हैं, जिसमें हम फंक्शन में क्या बोलते हैं, इसको मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैपिंग बोलते हैं। जरा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो मैंने बोला ये x मेरा इनपुट, ये y मेरा आउटपुट, ये x इनपुट, ये y आउटपुट। मैंने बोला कि इसमें 1 जो है वो 6 से भी प्यार करता है और 7 से भी प्यार करता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या मैंने मैंगो डाला तो मुझे क्या जूस मैंगो का भी मिलेगा और बनाना का भी मिलेगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? आप बोलोगे नहीं जी, पॉसिबल तो नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अगला देखते हैं, क्या दो लोग एक जूस निकाल सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर, पॉसिबल तो है, अभी बताया कि माजा और बर्फ डाल दियो तो मैंगो जूस कह सकते हैं। हम भी तो कहते हैं कि माजा एक मैंगो जूस है, ठीक है, ठीक। और वैसे मैंगो तो मैंगो जूस दे ही रहा है मुझे, ठीक है। या फिर रियल के जूस आते हैं उनको भी तो आप बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? यहां पर बात आपको सबको समझ में आ रही है? आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा जो भी चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, दिस इज नॉट अ फंक्शन एंड दिस इज अ फंक्शन, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद आ गया मेरा चार्ट फॉर्म या फिर टेबल फॉर्म बोल देते हैं। 3-4 तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला मैपिंग, दूसरा ग्राफिकल, तीसरा टेबल, ठीक। ये 3 मेजर फॉर्म है जिससे हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये मेरा टेबल फॉर्म है। टेबल में मैंने क्या किया कि एक मेरा पास में इनपुट है, ये मेरा फंक्शन दिया हुआ था कि y इज इक्वल टू 2x। अब मैंने x की वैल्यू -2 डाली तो -4 आई,
-1 डाली तो 2 आई, 0 आई, 0 आई, 1 आया, 2 आया, 2 आया, 4 आया, आ गया। ठीक है भाई, लो अब मैंने क्या बन दिया, इनपुट आउटपुट मैपिंग बना दी। ज़रा ध्यान दो, सबकी अलग अलग मैपिंग। ठीक है, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, ऑन टू। जब हम टाइप समझेंगे तो मैं आपको ये वाली चीजें भी क्लियर कर दूंगा कि ऑन टू और इन टू, 1 1 और मैनी 1, ये सब क्या है, ये सब फंक्शन में आ जाता है। ऑन टू है कि इन टू है, 1 1 है कि मैनी 1 है, ये सारी चीजें आ जाती हैं उस सिस्टम में, उसको समझ लेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई, ओके। आइए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास में मॉड्यूलस फंक्शन आ गया। मॉड्यूलस आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि मॉड्यूलस फंक्शन मेरा है क्या। ठीक, मॉड के अंदर जो वैल्यू आई वो क्या हो जाएगी भैया, पॉजिटिव हो जाएगी। अब जरा ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर क्या हो सकता हो, फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मॉड्यूलस मैंने जब बताया तो भैया -2 का 2, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, मैंने ये मैपिंग बना दी भाई। ठीक है, बात सीखे एकदम क्लियर। ठीक, इसमें देखो दो लोगों की पिक्चर एक ही बन रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, मैनी 1 बोला जाता है। यानी जब बहुत सारे लोग एक इंसान से ही प्यार करें, ठीक है, ओके, तो हम क्या बोल देते हैं इसको, मैनी 1। ठीक, ओके। और जब एक इंसान एक ही इंसान से प्यार करे तो उसको क्या बोल देते हैं, 1 1। बोलो बात समझा कि नहीं समझा। ऑन टू और इन टू आगे बताऊंगा। अब देखो ये समझ में आ गया। जब मैंने बोला कोई भी फंक्शन का अगर ये करेक्ट है तो उसका इनवर्स फंक्शन करेक्ट नहीं होगा। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेक्ट है, लेकिन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर नहीं। बोलो समझा, आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने फंक्शन तो मैं डिफाइन कर दिया, बोला मैंने, देखो वैल्यू को डिफाइन कर रहे थे। ऐसा क्या हो सकता है, मैंने बोला दो लोग एक से प्यार कर सकते हैं, एक आदमी दो से प्यार नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना, इसका मतलब इनपुट क्या हो गया। अब इसमें जरा देखो, इनपुट मेरे पास में देखो पूरा पलट गया। इनपुट -2 आ रहा है, ये जो मेरी y की वैल्यू रखूंगा तो x मिलेगा ना मुझे। जैसे मैं x की वैल्यू रख रहा था y मिल रहा था, वैसे मैं y की वैल्यू रखूंगा x मिलेगा। तो y में -2 रखा तब भी 2 आया, और 2 रखा तब भी 2 आया। जरा देखो क्या ये चीज पॉसिबल है। जैसे कि ये देखो 2 किसके किसके पास जा रहा है, 2 जा रहा है दो लोगों के पास, ये और ये। एक आदमी दो से प्यार नहीं कर सकता, दो आदमी एक से प्यार कर सकते हैं, एक दो से प्यार नहीं करेगा। ध्यान रखना, ये फंक्शन का रूल है, समझे। आगे बढ़ जाते हैं और आगे आपको कहानी बताते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है जरा समझिएगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें ये चीज बोलता है कि भैया कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद फंक्शन होता है कि नहीं होता है, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें बताता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन बनाया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें बहुत सारी लाइनें वर्टिकली खींच दी। अगर इस ग्राफ को ये जो वर्टिकल लाइन है वो एक जगह कट करती है, यानी कि सिंगल कट आए, तब ये फंक्शन होगा। लेकिन अगर क्या दिया हो, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर फंक्शन हो, और ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और जब इसमें वर्टिकल लाइन खींच दी
तो इसने 2 जगह पर काटा, तो क्या हो, मोर देन 1 कट, मोर देन 1 कट हो तो इसको क्या बोल देते हैं, नॉट अ फंक्शन। समझे ये बात को, क्लियर? इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। आगे बढ़ जाते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन में आ गए। आप लोगों ने 11th क्लास में, हमने देखो आइडेंटिटी पढ़ा दिया, पॉलिनोमियल, सब 11th क्लास में इन चीज़ों के बारे में पढ़ रखा होगा। अब मैंने बोला ना 1 1 ऑन टू वाली डिटेल आपको देना है मुझे। 1 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल, लीनियर, आइडेंटिकल, क्वाड्रेटिक, रैशनल, ये वाली चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा ही बताऊंगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ फंक्शन में मेजर टाइप्स ये होते हैं। लेकिन इनका ग्राफ ज़रूर अभी आपको दिखा देता हूँ। इनका ग्राफ एक बार देख लेंगे तो ये भी पता लग जाएगा फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट तो हमने सीखा ही सीखा है। आ जाए आगे बढ़े, आओ जरा आइडेंटिटी देखते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं ना, जिससे आपको इसके ऊपर क्लियरली दिखाई दे। तो भैया आइडेंटिटी है, मैंने लाइन खींची वर्टिकल, एक ही जगह कट किया, तो बोलो फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, ऐसा जिसपे ए की और बी की वैल्यू बराबर हो, मतलब y इज इक्वल टू एक्स हो। ये मेरा आइडेंटिटी फंक्शन है। एक दिया तो एक आया, दो दिया तो दो आया, ओके। कांस्टेंट फंक्शन, उसको मतलब ही नहीं दुनिया से। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसको दुनिया से मतलब नहीं कोई भी, वो अपना एक जगह पे रहेगा, ठीक है। यानी उसने बोल दिया कि अगर एफ ए इज इक्वल टू वाई है और वाई की वैल्यू 5 है, तो अब तुम ए की कौनो वैल्यू डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे, बात समझ में आ गई? क्या बोला, कांस्टेंट है, ठीक। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब कि अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग चीजें मुझे मिलती जाए। ये पॉलिनोमियल को हम लोग एकदम अलग से पढ़ेंगे, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। आपने अपनी 11वीं क्लास में इस पॉलिनोमियल में झंडे गाड़े होंगे, आपको पता होगा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। लेकिन टेंशन मत लीजिए मुझे पता है आधे से ज्यादा समय आपका किस में गया है, पबजी खेलने में गया है। तो पॉलिनोमियल मैं छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा पूरा। क्वाड्रेटिक तो हम लोगों ने भैया 9th ही क्लास में पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था क्वाड्रेटिक? कि कहते हैं अगर कोई भी हमारे पास में इक्वेशन हो जो कि स्क्वायर फॉर्म में हो, तो इसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक, या फिर बोलते हैं पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। एक्सक्यूज मी समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ जाते हैं। क्यूबिक भी आपने पढ़ा है कि अगर क्या हो, क्यूब हो जाए। जैसे 2 का क्यूब कितना होता है बताओ जरा, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 64 होता है। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, ठीक है। 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, भाई 10 तक क्यूब तो आपको याद होना चाहिए, तभी आपका नंबर आ सकते हैं, ठीक है। 7 का क्यूब लिख लीजिए, अगर किसी को नहीं आता, 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। एंड 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, ठीक है। वैसे इसके बाद के भी क्यूब याद है मुझे, लेकिन आप लोग 10 तक तो याद ही रखिए। जैसे 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का क्यूब होता है 1728। 13 का, 14 का, ये सारे क्यूब आप लोग याद रखिएगा। 13 का 27, 21 44 और 27 44, 14 का, ठीक है। तो ये सारे क्यूब भाई याद रखिएगा प्लीज, 10 तक तो एटलीस्ट याद ही रखिए। रैशनल फंक्शन आ गया हमारे पास। रैशनल नंबर हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में देखा था ना, उसी को रैशनल फंक्शन के फॉर्म में हमने चेंज कर दिया भैया, ठीक है। तो सबसे बढ़िया चीज क्या होती है ना, 0/0 की फॉर्म नहीं आती है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। मॉडुलस क्या, मॉडुलस तो एक ऐसी चीज है जो क्या है, नेगेटिव की तरफ नहीं भागेगा। वैल्यू y की जो आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। आगे 1 1 फंक्शन, जिसको बोल जाता है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। यार बातें बहुत ज्यादा हो गई, मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा एक दो पजल कर लिया जाए। ये 3 टाइप बताने के बाद पजल करते हैं हम लोग, क्योंकि पजल तो मैं आपके लिए लाया हूं अच्छी अच्छी, ओके। आइए
पढ़ते हैं। तो 1 1 मैंने बोला जब हमने मैपिंग करी, ठीक, यहां पे ए बी सी, यहां पे 1 2 3, ठीक। तो एक आदमी एक से जा रहा है, एक आदमी एक से प्यार कर रहा है, एक आदमी एक से प्यार कर रहा है, ये क्या हो गया? 1 1। अब 1 1 में दो तरीके की चीजें आई, एक तो आ गया इनटू और एक तो आ गया ऑन टू। इनटू बोले तो कि जब ये वाला जो सेट है इसमें 4 भी हो 5 भी हो, इनटू का मतलब क्या हो गया? अंदर, यानी एक एक से बात तो कर रहा है लेकिन अंदर हो, यानी इसके एलिमेंट छूट गए हैं कुछ, इन दोनों लोगों से बात नहीं कर रहा होगा, लेकिन इसकी फैमिली में, परिवार में, इसका ये जो परिवार था इसमें सदस्य यानी कि मेंबर्स ज्यादा थे, वो क्या हो गया? इनटू, अंदर गया। ऑन टू मतलब उस पर गया, यानी कि उस पर सेम सेम, इसका मतलब अब ये 4 5 वाले लोग हैं ही नहीं, सिर्फ 1 2 3 था, 3 से बात कर लिया, कहानी खत्म। इनटू मतलब अंदर, ऑन टू मतलब बराबर बराबर, ठीक है, क्लियर? आगे आ गए। मैनी वन फंक्शन का मतलब क्या हो गया? ये भी बताया मैंने, दो तस्वीरें बनाई, मैपिंग बनाई, इसमें ए बी सी डाला, इसमें 1 2 3 डाला, ओके। तो ए भी 1 से प्यार करता है, बी भी 1 से प्यार करता है, ठीक है, और सी इससे प्यार करता है। अब बोलोगे सर ये तो इनटू फंक्शन हो गया ना, तो ऑन टू नहीं होता क्या इसमें? नहीं भाई, ऑन टू भी होता है, ऐसा कैसे हो गया कि ऑन टू नहीं होगा? मैंने कहा इसमें दो था ही नहीं, फिर अब लो, अब इसमें दो था ही नहीं, अब तो ऑन टू हो गया, ठीक है, क्लियर? यानी जब जितने इधर एलिमेंट हैं वो सभी सभी इधर वाले एलिमेंट को घेर लें तो क्या हो गया? ऑन टू हो गया, और जब कोई छूट जाए तो क्या हो गया? इन टू हो गया। 1 1 का मतलब एक आदमी को घेरे, लेकिन मैनी वन का मतलब एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है, मतलब दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है, एक से ज्यादा लोग घेर ले तब क्या हो गया? वो मैनी वन के अंदर आ गया। कहानी होपफुली आपको क्लियर होगी। आगे आते हैं, एक पजल करते हैं यार, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ओके, पजल कर लेते हैं एक बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये पजल ना, ये तीसरी पजल जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, इसमें चल रहा है कोई, तो तीन चींटियां हैं, ये तीनों चींटियां एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के किनारे पे बैठी हुई हैं। एक यहां पर चींटी बैठी है, एक यहां पर चींटी बैठी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ये तीनों चींटियां बैठी हुई हैं और ये अपने आप रैंडम किसी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, along with the edges, ध्यान रखना, starts to pick up the random direction and starts to move along with the edge, मतलब कि ये जो लाइन बनी हो ना इसी लाइन पर चलेगी, ऐसा मत समझ लेना कि इधर निकल गई, इधर निकल गई, इधर निकल गई, इधर निकल गई ना, इसी की तरफ चलती है। तो हमें बताइए कि कोई भी एंट जो है, जो भी कोई भी चींटी जो है, ये प्यारी सी जो है चींटी, ये कोई भी एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेगी, लड़ेगी नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, थोड़ा सा समझिए और फिर उसके बाद मैं आराम से आपको क्लियर कर दूंगा क्या होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्लियर? नाउ जरा ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि या तो क्लॉकवाइज चल सकती है तब नहीं मरेगी, ये वाली इधर गई, ये वाली इधर गई, ये वाली इधर गई, तो भैया क्लॉकवाइज चलेगी तब नहीं लड़ेगी, या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तब नहीं लड़ेगी, ये वाली इधर गई, ये वाली इधर गई, ये वाली इधर गई, यही दो डायरेक्शन तो पॉसिबल, कहानी खत्म। तो दो ही डायरेक्शन थे, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों को मुझे क्या कर देना है? प्लस कर देना है। दोनों को क्या कर देना है? प्लस कर देना है, यानी कि 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5,
बोलो कहानी समझ में आ गई? आई होप सबको क्लियर होगा, क्लियरली समझ में आ रहा होगा। यानी इनका आंसर क्या आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। क्लियर है बाबूजी? एक क्वेश्चन और करते हैं जाने से पहले फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर यार आप लोग कमेंट में करिएगा और बताइएगा मुझे आपको इसका आंसर समझ में आया भी कि नहीं आया। ठीक है, क्लियर है? चलिए गाइस चलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। एंड गाइस प्लीज़ ध्यान रखिए, स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए। एंड फिर से मैं बोलता हूं कि अगर आपके पास में, घर के पास में कोई ऐसा है जो डेली वेज वर्कर है, जैसे सफाई कर्मी होंगे या फिर बर्तन साफ करने वाले होंगे या फिर कूड़ा साफ करने वाले लोग हैं, ये डेली वेज वर्कर हैं जो डे टू डे पे काम करते हैं, तो किसी एक परिवार को पकड़ ले और अगर आप सक्षम हैं तो उनको खाना ज़रूर खिलाएं। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, ध्यान रखें, खुश रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय गाइस।